Welcome. Good afternoon, students. My name is Shalini Pandey. I am a clinical instructor of Jagdalpur Institute of Nursing. So, students, today we are going to the next topic, the Indian Lunacy Act 1912 and rights of psychiatric patient. Okay, so we will see it one by one. So, first is the Indian Lunacy Act 1912. Okay, it is much similar to the Mental Health Act, and I will only take superficially because I have already mentioned in Mental Health Act. Okay, so yeah, let's start the topic. The Indian Lunacy Act 1912. Okay, after a carefully consideration of all details by a select committee, the bill was passed एज द इंडियन लुनासी एक्ट 1912. ओके, सो इसमें ये बताया रहा है कि जो इंडियन लुनासी एक्ट है उसमें सारे कंसिडरेशन को बहुत ही केयरफुली और ध्यान में रख के ये बिल को पास किया गया है. ठीक है, तो ये बिल को कब पास किया गया था? 1912 में. ओके, द इंडियन लुनासी एक्ट हैड 10 चैप्टर्स. द लुनासी एक्ट ऑफ इंग्लैंड हैव 10 चैप्टर विच आर एप्लीकेबल फॉर होल ऑफ द कंट्री. ठीक है, तो जो इंडियन लुनासी एक्ट है उसमें 8 चैप्टर्स होते हैं. द लुनासी एक्ट ऑफ इंग्लैंड में 10 चैप्टर्स होते हैं जो सारे कंट्री में एप्लीकेबल है. ओके, सो हम लोग क्या फॉलो करते हैं? द इंडियन लुनासी एक्ट जो 10 चैप्टर्स होता है. ठीक है, तो लेट्स मूव टूवर्ड चैप्टर्स. सो फर्स्ट इज अ चैप्टर फर्स्ट. इट कंटेन सम प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन एंड डेफिनेशन. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डील किया गया है? उसके प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन एंड डेफिनेशन के बारे में. ये पहले ही मैं आप लोग को मेंटल हेल्थ एक्ट में भी बता चुकी हूँ. दैन सेकेंड चैप्टर है इट कंटेन मेनली द प्रोसीजर टू बी फॉलोड एडमिट अ पेशेंट. ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है? जो भी पेशेंट का एडमिशन हम करते हैं साइकेट्रिक पेशेंट का, तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड है. दैन चैप्टर थर्ड इट डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग केयर ट्रीटमेंट एंड डिस्चार्ज. ठीक है, तो थर्ड चैप्टर किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया? थर्ड चैप्टर में उसके एडमिनिस्ट्रेटिंग केयर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में एंड डिस्चार्ज के बारे में. ओके, नेक्स्ट इज अ चैप्टर 4 द डील विद प्रोसीडिंग ऑफ लुनासी इन प्रेसिडेंसी टाउन. ठीक है, तो जो प्रेसिडेंसी टाउन में जो लुनासी है उसकी प्रोसीडिंग के बारे में डील किया गया है. देन फिफ्थ चैप्टर भी सेम है, द डील विद प्रोसीडिंग लुनासी आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन. जैसे कि फोर्थ चैप्टर में इन प्रेसिडेंसी टाउन था, वैसे ही फिफ्थ चैप्टर में क्या है? आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन में लुनासी के प्रोसीडिंग को डील किया गया है. नेक्स्ट है चैप्टर 6 इट डील विथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असाइलम. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मेंटल हेल्थ एक्ट में. ठीक है, तो 6 चैप्टर में किस चीज़ के बारे में डील किया गया? असाइलम के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में. दैन 7th चैप्टर इट डील विथ एक्सपेंसेस ऑफ लुनाटिक. तो लुनाटिक के जितने भी एक्सपेंसेस है उसके बारे में डील किया गया 7th चैप्टर में. दैन चैप्टर 8 डील विद द रूल टू बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग केयर ऑफ लुनाटिक. ठीक है, तो 8th चैप्टर में जितने भी रूल्स बनाए गए हैं लुनाटिक से रिलेटेड, पेनल्टी से रिलेटेड, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है. ओके, सो इसको भी हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं. सो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द इंडिया, द असाइलम, मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड द लुनाटिक. Who will judge them and what will be the care for them, and after the court order who will be responsible for their property and belongings. Okay, so फर्स्ट चीज़ में किस चीज़ के बारे में डील किया गया? पहले ही बता चुकी हूँ मैं, कुछ डेफिनेशन के बारे में और प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के बारे में डील किया गया है. तो इसमें कुछ डेफिनेशन है जैसे कि असाइलम, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इंडिया, लुनाटिक, इस चीज़ के बारे में बताया गया. देन हु विल जज दैम, या फिर व्हाट विल बी द केयर फॉर दैम. ठीक है, उसके क्या केयर होंगे, उनको जज कौन करेगा. देन कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनके प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा. तो ये सारी चीज़ किस में आते हैं? फर्स्ट चैप्टर में आते हैं. ओके, सो सेकेंड चैप्टर में क्या आता है? रिसेप्शन ऑफ लुनाटिक. ओके, like no person other than criminal lunatic or a lunatic so found by inquisition shall be received or detained in an asylum without a reception order save provide by section 8, 16 and 98. ठीक है, सेक्शन चैप्टर सेकंड में क्या बताया गया है? रिसेप्शन ऑफ लुनाटिक के बारे में बताया गया है कि जो भी क्रिमिनल पेशेंट होते हैं, क्रिमिनल लुनाटिक होते हैं, ठीक है,
तो ऐसे पर्सन को छोड़ के बाकी जो भी अदर पर्सन है उसका विदाउट रिसेप्शन ऑर्डर के हम एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। विदाउट रिसेप्शन ऑर्डर की कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सेक्शन 8, 16 एंड 98 के थ्रू, ओके, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग सेकेंड चैप्टर में डील करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं टर्मिनोलॉजी में आप लोगों को बता चुकी हूँ, सेकेंड चैप्टर में हम लोग एडमिशन के प्रोसेस को डील करते हैं, तो ये भी एक एडमिशन का प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ थर्ड चैप्टर, इसमें डील किया गया है केयर, ट्रीटमेंट एंड विजिटर्स को, ठीक है। So, appointment of visitor. The first state government shall appoint for every. तो इसमें क्या होता है, asylum not less than 3 visitor, one of whom at least shall be a medical officer, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि थर्ड चैप्टर में जो भी विजिटर्स होते हैं एटलीस्ट कम से कम उन लोगों को कितने होने चाहिए, 3 विजिटर्स होने चाहिए, उसमें से क्या होने चाहिए, एक मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, ओके। देन इसमें कुछ मंथली इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया है, जो मंथली इंस्पेक्शन बाय विजिटर के थ्रू क्या होना चाहिए, मंथली इंस्पेक्शन होनी चाहिए। देन जो भी उनका इंस्पेक्शन करता है वो जो हाई लेवल अथॉरिटीज़ होती है वो उनका इंस्पेक्शन करते हैं, उनके थ्रू इंस्पेक्शन के लिए बोला जाता है। देन कुछ लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए इंस्पेक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। वो जनरल भी हो सकता है और विजिटर भी हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ अ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के बारे में बताया गया, इंस्पेक्शन ऑफ लुनाटिक बाय इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर। जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो इंस्पेक्शन है वो जनरल भी हो सकता है, विजिटर भी हो सकता है। देन डिस्चार्ज ऑफ लुनाटिक के बारे में बताया गया है, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज के बारे में बताया गया है। देन वही रिमूवल ऑफ लुनाटिक, जो मैं पहले ही मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मेंटल हेल्थ एक्ट में, ये सारी चीज़ को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से डील किया हुआ है मेंटल हेल्थ एक्ट में, तो आप लोग उसमें उससे भी पढ़ सकते हो। देन स्कैप और रिकैप्चर के बारे में भी डील किया गया है। नेक्स्ट इज चैप्टर 4, ठीक है, प्रोसीडिंग इन लुनासिंग इन प्रेसिडेंसी टाउन, ठीक है। जो हाई कोर्ट्स होते हैं, जुडिशियल होते हैं, वो कहाँ होते हैं हाई कोर्ट्स, मेनली फोर्ट विलियम्स, मद्रास एंड बॉम्बे में होते हैं। नेक्स्ट जुडिशियल पावर के बारे में डील किया गया है कि जो भी जुडिशियल पावर ओवर द पर्सन एंड स्टेट ऑफ लुनाटिक, जो पर्सन की संपत्ति है, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी है उसके पावर के बारे में बताया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं उसके गार्जियन जो उसकी देख रेख कर सके। नेक्स्ट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। देन पावर ऑफ डिस्पोज ऑफ लुनाटिक प्रॉपर्टी फॉर सर्टेन पर्पस, कुछ पर्पस के लिए हम लुनाटिक की प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकते हैं, ये पावर होता है हाई कोर्ट के पास, ठीक है। देन विजिटिंग पावर, देन पावर ऑफ ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ स्टॉक बिलोंगिंग टू लुनाटिक इन सर्टेन केस, उनके जो भी बिलोंगिंग्स वगैरह है उनको ट्रांसफ़र करने के लिए ये पावर होता है। तो ये सारी पावर्स के बारे में फोर्थ चैप्टर में डील किया गया है कि हाई कोर्ट्स जो इन प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर आते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ चैप्टर 5th भी सेम है, प्रोसीडिंग इन लुनाटिक आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन, जैसे वो इनसाइड प्रेसिडेंसी टाउन था वैसे ही आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन है। इसमें इंक्वाइजिशन के बारे में बताया गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फाइंडिंग देयर ऑन। देन कस्टडी एंड मैनेजमेंट के बारे में बताया गया, पावर ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया गया, डायरेक्ट कलेक्टर के बारे में बताया गया। देन पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया, जैसे कि पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू अपॉइंट गार्जियन एंड मैनेजर, जो भी उसकी मतलब उसका कस्टडी किसको मिलना चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज़ की देख रेख कौन करेगा, तो वो क्या करते हैं, जो भी हाई कोर्ट रहती है वो कलेक्टर को ऑर्डर करते हैं कि उसके लिए कोई भी एक गार्जियन अपॉइंट करे जो उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को देख सके, उसको मैनेज कर सके, ठीक है। देन रिलेटिव में भी शो फॉर एन अकाउंट, तो जो भी अकाउंट से रिलेटेड उनके रिलेटिव्स उस पर मुकदमा भी चला सकते हैं। तो ये सारा चीज़ किसके अंदर आता है, आउटसाइड ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर। नेक्स्ट मूव टूवर्ड 7th चैप्टर में क्या बताया गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असाइलम, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असाइलम में ये बताया गया कि कौन उसको लाइसेंस दे सकता है, कौन उसके लाइसेंस कैंसिल कर सकता है, ये सारे अथॉरिटीज़ एंड पावर हाई कोर्ट के पास होती है। देन जो भी स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है तो उसके पास होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश्ड और लाइसेंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असाइलम, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असाइलम के लिए। देन पावर टू कैंसल
लाइसेंस इफ़ प्रोविज़न इफ़ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इज़ इनसफिशिएंट। अगर किसी पर्सन के पास कुछ ट्रीटमेंट या फिर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट से रिलेटेड सामान इनसफिशिएंट है, वो प्रॉपर तरीके से केयर नहीं कर सकते, तो ऐसे असाइलम को वो लोग क्या कर सकते हैं, लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली वे में देखा जाए तो इंस्पेक्शन होता है किसी जगह पे, अगर प्रॉपर उसके पास वो मटेरियल नहीं है उस बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए या फिर उस बिल्डिंग को चलाने के लिए, तो उसके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। उसके जो भी ऑफिस है या इंस्टीट्यूट है, तो उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल करने का अथॉरिटी रहता है। उसी तरीके से असाइलम में भी उनके पास पावर होता है कि अगर उनके पास क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इनसफिशिएंट है तो वो क्या करे, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दे। देन प्रोविज़न ऑफ एडमिशन ऑफ लूनाटिक इन असाइलम आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, जो भी आउटसाइड द स्टेट असाइलम है उसमें जो भी लूनाटिक एडमिशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बनाए गए, कुछ प्रावधान बनाए गए, कुछ नियम्स बनाए गए, तो ये सारी चीज़ के बारे में भी बताया गया है 7th चैप्टर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ की अथॉरिटी किसके पास रहती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड 8th चैप्टर, सॉरी 6th चैप्टर में डील किया गया था, ये है 7th चैप्टर। ओके, 7th चैप्टर्स में किस चीज़ के बारे में बताया गया है, एक्सपेंसेस ऑफ लूनाटिक। ठीक है, मतलब जो भी उसके खर्चे से रिलेटेड है लूनाटिक के, तो उस चीज़ के बारे में डील किया गया है। देन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बाय गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू उसके जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, पहले ही मैं आपको मेंटल हेल्थ एक्ट में बता चुकी हूँ, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस के लिए वहाँ की जो मेडिकल ऑफिसर है वो एप्लीकेशन दे सकती है जो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसी के बारे में डील किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बाय गवर्नमेंट। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ लूनाटिक फाउंड वॉन्डरिंग। जो भी पेशेंट है वो जिससे भटकता हुआ जो भी पेशेंट मिलता है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है। ठीक है, तो उसके लिए एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। तो वो क्या करते हैं, जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस वगैरह जो सिविल कोर्ट में जाता है उसके ऑर्डर के थ्रू फिर क्या होता है, ये सारा चीज़ का प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ता है कि कौन उसकी देख रेख करेगा, कौन कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस को संभालेगा। तो ये सारी चीज़ के बारे में डील किया गया 7 चैप्टर्स में। ठीक है, देन लेट्स मूव टूवर्ड रूल्स, चैप्टर 8। ओके, चैप्टर 8 में किस चीज़ के बारे में बताया गया, पहले जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी आप लोगों को टर्म्स में, तब मैंने एक्सप्लेन किया था 8 चैप्टर में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, कुछ पेनल्टीज़ के बारे में डील किया गया है। सो फर्स्ट इज़ अ पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक अ रूल। ठीक है, तो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक अ रूल में जो भी स्टेट गवर्नमेंट रहती है उसको पावर रहता है कि वो क्या करे, वो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए। ठीक है, बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के मेंटल हेल्थ जो पेशेंट रहते हैं उनका केयर नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए कुछ उससे रिलेटेड, उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है, उनके पास ये पावर रहती है। ठीक है, दैन पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर रिसेप्शन और डिटेन ऑफ लूनाटिक। अगर किसी पर्सन का एडमिशन हो रहा है, ठीक है, तो उसका एडमिशन और रिसेप्शन ऑर्डर से रिलेटेड, डिटेन जो पेशेंट जिसको हिरासत में लिया गया है, पेशेंट लूनाटिक जो है, उसके पेनल्टी अगर वो इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा है, उसका एडमिशन प्रॉपर नियम के थ्रू नहीं हो रहा है, नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उस पर पेनल्टीज़ भी लगती है। तो उस पेनल्टी के बारे में भी डिस्कस किया गया है। देन पावर टू गिव अफेक्ट टू वारंट एंड ऑर्डर ऑफ सर्टेन कोर्ट आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सर्टेन आउटसाइड ऑफ द इंडिया जो कोर्ट है उसके वारंट एंड ऑर्डर्स पे उनके पास ये पावर रहता है कि उनको अफेक्ट प्रोवाइड करे वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ के बारे में डील किया गया रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड चैप्टर 8 में। ठीक है, तो ये सारे आपके इंडियन लूनेसी एक्ट थे जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक है, और इसमें काफ़ी कुछ सिमिलर है जो मेंटल हेल्थ एक्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो कि मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जैसे डिस्चार्ज क्या होता है, रिमूवल क्या होता है, तो इंस्पेक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ कुछ वर्ड्स हैं जो मेंटल हेल्थ एक्ट में भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेंटल पेशेंट के राइट्स पे। ठीक है, पेशेंट्स राइट्स के ऊपर। सो the rights of psychiatric patients, human rights. So the simplest way defining human rights is that they are about balancing in enabling rights of all
of us as human being with a community regardless difference in the birth, then social origin, gender, physical difference, faith and belief, ideology, nationality and so on. ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स किस चीज़ के लिए बनाया गया है कि ये सब चीज़ को बैलेंसिंग करने के लिए. ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स में मतलब इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया कि जो भी मेंटली पेशेंट है, ठीक है, तो उसके लिए भी कुछ राइट्स होने चाहिए. ठीक है, वरना उसका कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो इसके लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ को बैलेंसिंग करने के लिए जो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बर्थ हो गया, सोशल ओरिजिन हो गया, जेंडर हो गया, फिजिकल हो गया, फिजिकल डिफरेंस, फेथ, बिलीव्स, आइडियोलॉजी, नेशनैलिटी, ये सारी चीज़ को बैलेंसिंग करने के लिए एक्ट बनाया गया है. सो हम लोग एक एक करके इसके राइट्स को देखेंगे कि एक्चुअल में पेशेंट के कौन कौन से राइट्स होने चाहिए, उनके क्या क्या राइट्स हैं. सो फर्स्ट इज़ द राइट्स टू वेयर देयर ओन क्लोथ्स. ठीक है, पेशेंट को ये राइट्स होता है कि वो अपने पसंद के कपड़े पहन सके. ठीक है, उनको जो अच्छा लगता है. देन द राइट टू हैव इंडिविजुअल स्टोरेज स्पेस फॉर देयर प्राइवेट यूज़. ठीक है, उनको ये राइट्स होता है कि वो इंडिविजुअल को प्रॉपर उनको जितना यूज़ है उतना उनको स्टोरेज मिले. ठीक है, प्राइवेट यूज़ के लिए. देन द राइट टू कीप द यूज़ देयर ओन पर्सनल पोसेशन, अपना पर्सनल चीज़ यूज़ करने का उनको राइट्स होता है. द राइट टू स्पेंड अ सम ऑफ देयर मनी ऑफ देयर ओन एक्सपेंसेस. ठीक है, उनके पास मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, तो वो उनको ये राइट्स होता है कि वो लोग क्या करें, अपने ऊपर अगर वो खर्च करना चाहते तो कर सकते हैं. देन द राइट टू हैव रीजनेबल एक्सेस टू ऑल कम्युनिकेशन मीडिया लाइक टेलीफोन, लेटर राइटिंग एंड मेलिंग. ठीक है, तो पेशेंट को ये राइट्स होता है कि वो ऑल कम्युनिकेशन मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइक टेलीफोन हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, मेलिंग हो गया, वो मेल कर सकते हैं, लेटर भी राइट कर सकते हैं. देन टेलीफोन यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी कम्युनिकेशन मीडिया है वो यूज़ कर सकते हैं, ये उनका राइट्स होता है. देन द राइट टू सी विजिटर एवरी डे. ठीक है, उनके जो विजिटर है वो एवरी डे उनको देख सकते हैं, उनको मिल सकते हैं, ये उनका राइट्स होता है. देन राइट टू होल्ड सिविल सर्विस स्टेटस, उनको हमको जो मेंटल इल पेशेंट है उनको सिविल सर्विस स्टेटस प्रोवाइड करना है, ये उनका राइट्स होता है. द राइट टू मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एंड एक्सिक्यूट विल्स. ठीक है, जो भी पेशेंट है उनको खुद का प्रॉपर्टीज़ को मैनेज और डिस्पोज करने का राइट्स होता है, वो डिस्पोज भी कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ये उनका राइट्स होता है. ओके, नेक्स्ट इज़ द राइट टू ट्रीटमेंट इन द लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड सेटिंग. ठीक है, तो जो भी रेस्ट्रिक्टेड के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया जाता है मेंटल इल पेशेंट का, तो उसको कम करने के लिए बोलने का पेशेंट का राइट्स होता है. देन द राइट टू रिफ्यूज़ इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी. ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी को रिफ्यूज़ करने का उनको राइट्स होता है. देन राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, उनके पास लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट्स होता है. देन राइट टू इन्फॉर्म कंसर्न, उनको कोई भी इंफॉर्मेशन कंसर्न करने का राइट्स होता है कि उनसे जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंसर्न किया जाए. देन राइट टू मैरी और डिवोर्स. ठीक है, उनके पास ये राइट्स होता है कि वो मैरी भी कर सकते हैं, वो डिवोर्स भी ले सकते हैं, ये उनका राइट्स होता है. द राइट टू मेक परचेसेस, वो कोई भी चीज़ परचेस कर सकते हैं, ये उनका राइट्स होता है. ठीक है, तो ये सारे कुछ पेशेंट के राइट्स हैं जो मेंटली पेशेंट के लिए बनाए गए हैं ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना किया जाए, उनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर उनको फिजिकली मेंटली कोई टॉर्चर ना किया जाए, इसलिए उनके लिए ये राइट्स बनाए गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इम्प्लीकेशन की तरफ. सो नर्सिंग इम्प्लीकेशन इन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. ठीक है, तो नर्सिंग इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि जो वहाँ पे जो वर्क करती है नर्स, जो उस वार्ड में रहती है, उनको ये सारी चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनको पेशेंट के राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ अ साइकेट्रिक पेशेंट आर ऑफन the least capable of protecting their own right. It is therefore one of the responsibility of the nurse to guide the patient and relatives. ठीक है, तो मेंटली इल पेशेंट जो रहते हैं, मेंटल पेशेंट, वो लोग इतने कैपेबल नहीं रहते हैं कि उनको ये सारे राइट्स के बारे में मालूम हो. ठीक है, वो लोग मेंटली इल हैं तो उनको बहुत सारे राइट्स के बारे में पता भी नहीं होता है. तो इसीलिए बोला गया है नर्सिंग इम्प्लीकेशन में कि नर्सेस को उस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए राइट्स के बारे में, और उनको उसको पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को इस चीज़ के बारे में गाइड करना चाहिए. ओके,
नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट पेशेंट राइट्स द नर्स शुड बी अवेयर देयर राइट्स इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, सबसे पहले वही जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया कि स्टार्टिंग में जो पेशेंट के राइट्स हैं सबसे पहले नर्स को उसके बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी राइट्स है अगर नर्स को पता रहेगा तो अगर कोई भी पेशेंट इनकैपेबल है, अगर वो पूरी तरीके से कैपेबल नहीं है उस राइट को यूज़ करने के लिए, तो उसमें जो नर्स रहती है वो उनका हेल्प कर सकती है उस पेशेंट का। ओके, नेक्स्ट इज द शी शुड इंश्योर दैट वार्ड procedure and policy should not violate patient rights. Okay, discussing these rights with the mental health team and including these rights in the nursing care plan is all part of her responsibility in protecting the patient's right. ठीक है, तो जो भी वहाँ की जो नर्स रहती है उसको वार्ड प्रोसीजर्स के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, वहाँ के पॉलिसीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वो जो मेंटल हेल्थ केयर टीम है उनके साथ मिल के क्या कर सकती है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकती है। ठीक है, उसके राइट्स के बारे में, ठीक है, उसे नर्सिंग केयर से रिलेटेड जो भी है, ताकि क्या हो सके, जो भी पेशेंट के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट रह सके और उसको प्रोटेक्ट करने में वो हेल्प कर सके। ठीक है, तो नर्सिंग के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको वो एक एक करके फॉलो करती है। तो ये आप लोग का था मेंटल हेल्थ पेशेंट के कुछ राइट्स और इम्प्लीकेशन। सो या, थैंक यू।